आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। इसके लिए C# में से, क्योंकि हम C# सीख रहे हैं, अब इसमें एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि हम विंडोज फॉर्म और कंसोल एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स में ये दो हैं। तो पहले हम कंसोल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन कोई भी हम यहाँ पे नाम देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम जो है वो रख देता हूं माई ऐप 2 और इसको ओके कर देते हैं। तो मैं पहले तो आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि वेरिएबल होते क्या हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टर्म इज वेरिएबल। टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल क्या है? मीन्स there are different ways to define variable। एक डेफिनेशन ये है, वेरिएबल is the name of memory location where you can store, या location which can store a single value। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मेमोरी यानी रैम के एक लोकेशन का नाम है जहां पे आपके वैल्यू स्टोर होते हैं। अब कितने वैल्यू स्टोर होंगे? एट ए टाइम 1। मिसाल के तौर पे वैल्यू आपने 0 स्टोर किया, दिस इज आल्सो वैल्यू। बट और अगर हम बात करें कि 5000, इट इज आल्सो वैल्यू। सपोज 10,000, it is also value। तो ये बेसिकली सारे वैल्यू हैं। ठीक है, अब वेरिएबल की कैपेबिलिटी क्या है कि या तो वो 0 स्टोर कर सकता है, या तो वो 5000 स्टोर कर सकता है, या तो वो 10,000 स्टोर करेगा, या आपका मतलब कोई भी एक वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं उसमें। अब हमने जो ये वैल्यू के एग्जांपल दिए हैं, दे आर ऑल नंबर्स, न्यूमेरिक डेटा। और नंबर्स भी आपको पता होगा कि नंबर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट भी होते हैं, जैसे 1.5, 3.5 वगैरह, और दूसरे होल नंबर होते हैं। तो ये हम मैंने होल नंबर लिखे हैं। तो हम होल नंबर्स को इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे इंटीजर नंबर हैं। तो वेरिएबल में जो है आप किसी भी किस्म का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अगर इंटीजर स्टोर करना है, आप अगर तो इंटीजर वेरिएबल होगा उसके लिए, और अगर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है तो आपने वेरिएबल जो बनाना है वो फ्लोट पॉइंट बनाना है। तो ऐसे समझिए, देखिए हम जब काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रोग्राम में डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं। अब वो जो इनपुट है वो टेम्पररी वक्त के लिए जो है हमें स्टोर करानी होती है, ताकि हम आगे फिर कैलकुलेशंस में, आगे आउटपुट्स में, इनपुट्स में उसको इस्तेमाल कर सकें, यानी ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल का काम है कि एक डब्बा है, एक खाना है जिसमें वैल्यू आप कुछ रख सकते हैं, आप डेटा रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अच्छा, वेरिएबल जब इंटरनली जब बनता है तो इंटरनली क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाता है इसको खुद ब खुद। ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर हम किसी होटल पे कमरा रिजर्व कराते हैं, तो यानी सपोज अली ने कमरा रिजर्व कराया किसी होटल पे। सपोज ये गया मिसाल के तौर पे किसी कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद में किसी मिसाल के तौर पे बड़े से होटल में उसने कमरा रिजर्व कराया। तो जो अली है वो डेटा है, कमरे का नाम होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मीन्स होटल आपका मेमोरी है, उसमें डिफरेंट कमरे बने हुए हैं। ठीक है, हर कमरे का क्या होगा, एक नाम होगा और एक एड्रेस होगा।
तो वेरिएबल बेसिकली उस कमरे का नाम है और अली डेटा है जो कि उस वेरिएबल में यानी कमरे में स्टोर होना है होगा, और हर कमरे का एड्रेस होगा। ऐसे वेरिएबल का भी एड्रेस असाइन होता है और वो खुद ब खुद जो है वो असाइन हो जाता है, कंप्यूटर उसको असाइन कर देता है, लैंग्वेज उसको असाइन कर देती है। तो मतलब जो है वेरिएबल, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी की एक जगह का नाम है, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी वैल्यू, ठीक है, but how much we can store value? Only one, only a single variable can be stored into a single variable. तो वेरिएबल यूज करने से पहले हमें वेरिएबल जो है वो बनाने पड़ते हैं, मीन्स वर्किंग विथ वेरिएबल। टॉपिक है वर्किंग विथ वेरिएबल, मीन्स हाउ वी कैन यूज द वेरिएबल्स। तो कंसेप्ट ये कि बिफोर यूजिंग वेरिएबल्स वी मस्ट क्रिएट देम, हमें वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट देम? हर जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो यानी टास्क क्या है? फर्स्ट वी डिक्लेयरिंग वेरिएबल, यानी वी डिक्लेयर यानी क्रिएट वेरिएबल। डिक्लेयरिंग वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल बनाना। देन वी स्टोर द वैल्यू इनटू वेरिएबल, हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहेंगे इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि वेरिएबल को वैल्यू देना, असाइन करना या स्टोर करना। तो मतलब आप वेरिएबल बनाते हो, मीन्स हम वेरिएबल पहले बनाएंगे, उसके बाद उनमें वैल्यू स्टोर करेंगे, then we can access the value of variable. अब एक्सेस जो है, मिसाल के तौर पे आपने उनमें वैल्यू आउटपुट करना है, मतलब ये आपका एक एक्सेस है कि आप वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर करते हो, फिर उसका आउटपुट रिजल्ट है आप स्क्रीन पे दिखाते हो यानी प्रोड्यूस कराते हो। तो ये these are the tasks for variable। तो नंबर 1 जो है वो टास्क है कि हम वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तरीका क्या होता है? हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल? डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। वन, अगर हम मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं एक ही लाइन के अंदर, अगर हम सेमीकोलन दे दें मतलब एक ही वेरिएबल बनेगा। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं तो सिंपल डेटा टाइप लिख के स्पेस देंगे, वेरिएबल नेम, सपोज वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2, वेरिएबल नेम 3, मैं डॉट डॉट लगा देता हूं, मतलब आप कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। मींस आफ्टर डेटा टाइप वेरिएबल्स के लिए एक लिस्ट दी जाती है, यानी जो भी वेरिएबल हमें यूज करने होते हैं उनकी हम लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये मुझे अब चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, फिर सेमीकोलन, आखिर में सेमीकोलन देना लाजमी है। तो दिस इज द डिक्लेयरिंग या वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने देखा कि डेटा टाइप होता है और फिर वेरिएबल के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल डेटा टाइप कौन सा है। मिसाल के तौर पे इंटीजर डेटा के लिए इंट डेटा टाइप है, हम लिखेंगे इंट, स्पेस देंगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कोई भी वैलिड नाउन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि आप राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प इन विच स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर्स, या मैं कहूं कि एलसीडी की इंफॉर्मेशन स्टोर कराएं, तो जाहिर सी बात है उसमें काफी चीजें होंगी, कलर है, मैन्युफैक्चरर है, मॉडल है, रिजोल्यूशन है, ठीक है, और काफी इंफॉर्मेशन है इसकी जो है वो एलसीडी की भी।
तो उन तमाम को स्टोर कराने के लिए वी रिक्वायर वेरिएबल्स। ठीक है, कलर वेरिएबल में होगा, मॉडल वेरिएबल में होगा, और मैन्युफैक्चरर वेरिएबल में होगा। हमेशा जब वेरिएबल का नाम दें, प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि वेरिएबल का नाम जो है वो नाउन होना चाहिए। उसके अलावा वेरिएबल का नाम जो होता है वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होता है। ठीक है, यानी रिकमेंडेड तरीका होता है कि ये होता है कि आप अल्फाबेट से शुरू करें या अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नंबर से शुरू नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। मींस देयर आर सम ऑफ द रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, रूल्स जो हैं, नंबर 1 रूल इज वेरिएबल शुड बी नाउन। ये वैसे रूल है नहीं, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ये क्योंकि C# का अपना रूल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामर को चाहिए कि वेरिएबल जब बनाए तो नाम होने चाहिए, ना कि ABCD ऐसे इस्तेमाल करे कि कोई समझ, यानी खुद भी ना समझ पाए और कोई और भी ना समझ पाए उन वेरिएबल्स को। क्वांटिटी स्टोर करनी है तो आप QTY लिख सकते हैं, रेट है तो रेट लिख दे, या मिसाल के तौर पे टोटल है तो TOT कर दे, या ऐसा कोई नाम दे जो कि आइडेंटिकल हो, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। और आप नाउन देंगे तो वो हर कोई समझ पाएगा। QTY लिखा हुआ मतलब क्वांटिटी के लिए, मॉडल लिखा हुआ मतलब मॉडल के लिए। लेकिन अगर सपोज आपको मैंने 4 चीजें दी स्टोर कराने के लिए, मैं कहता हूं कि आप इसका कलर स्टोर करें, आपने कलर के लिए C बना दिया, हो सकता है मुझे समझ में ना आए, या आपने इन कलर, मॉडल और मैन्युफैक्चरर, और ठीक है, और इसकी साइज, इसके लिए आपने वेरिएबल बनाए ABCD। फिर और इंफॉर्मेशन देगी EFGH, ये कौन समझेगा? कोई नहीं समझ पाएगा। तो लिहाजा आप प्रैक्टिस जब करें, मतलब ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ABCD दें ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर काम करना होता है। ओके, द सेकंड रूल इज वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। अगेन, जो ज्यादातर वेरिएबल के नाम रखे जाते हैं वो अल्फाबेट से शुरू होते हैं, नंबर से कभी भी शुरू नहीं होंगे। हाँ, कभी कभी अंडरस्कोर भी दिया जाता है, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल नेम के नॉट कंटेन any symbol except underscore। वेरिएबल के नाम में आप कहीं पे भी अंडरस्कोर आप दे सकते हो, आखिर में, दरमियान में, उसको मोर रीडेबल बनाने के लिए, या लेंथी हो जाता है जब सपोज आप लिख रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट, अब ये लेंथी हो रहा है तो आप उसको अलग अलग करने के लिए आप जो चाहें तो अंडरस्कोर दे सकते हैं, क्योंकि स्पेस वाला नहीं है, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर दे दें। अच्छा, मैंने लिखा एक्सेप्ट अंडरस्कोर। दूसरा सिंबल कौन सा? प्लस है, सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, हैश साइन है, @ साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, परसेंट साइन है, एंड साइन है, ब्रैकेट है, डॉट है, कॉमा है, कोई भी सिंबल दूसरा आलो नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, ना प्लस, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना ही कोई मिसाल के तौर पे डॉलर साइन, हैश, @ वगैरह, ये सिंबल्स अलो नहीं है। द थर्ड रूल इज वेरिएबल नेम के नॉट कंटेन स्पेसेस। आप स्पेसेस भी नहीं दे सकते। ठीक है, स्पेसेस भी नहीं दे सकते। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का जो स्टार्टिंग हो वो लेटर हो।
वेरिएबल नेम कैन कंटेन numbers but the variable name cannot start with number. स्टार्ट नहीं होता, दरमियान में आप आखिर में आप दे दें वो, जैसे A1 A2 A3 ऐसा कर दें तो ये वैलिड वेरिएबल्स होते हैं। तो ये मतलब सम ऑफ द रूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। मैं बुक ओपन कर लेता हूं, अगर कोई ऐसा रूल है जो रह गया हो तो वो भी मैं आपको बता दूं, कि जो मुझे ध्यान में आ रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहां से जो हमने 5 रूल्स लिखे हैं इनमें हमें पता चल रहा है कि जो वेरिएबल के नाम में हम लेटर्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स यानी नंबर्स भी लिख सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं वेरिएबल के नाम में। और फिर हमने देखा कि फर्स्ट जो है वो लेटर होना चाहिए, ठीक है, या अंडरस्कोर भी दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा सी शार्प में दूसरी बात यह है कि जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप ए छोटा है और बड़ा है में फर्क है, ठीक है। तो मीन्स जो है वो, और दूसरी चीज एक जो 6th रूल है वो ये है, वेरिएबल कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल नेम्स। ये ना सिर्फ सी शार्प में लेकिन हर लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं जो मतलब रिजर्व्ड होते हैं, जैसे क्लास कीवर्ड था, नेम स्पेस कीवर्ड था, जो है वो मिसाल के तौर पे आपके काफी कीवर्ड होते हैं, वो अलो नहीं है कि आप उन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल करो। अच्छा, ये 6 रूल जो हैं वेरिएबल के नाम के लिए सिर्फ नहीं है, लेकिन जितने भी
आप नाम किसी का रखते हो, जैसे क्लास का नाम होता है, एरे का नाम होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है, जब भी किसी का नाम रखा जाता है तो उसके रूल है ये, ठीक है, सब पे अप्लाई ही होंगे। तो उसके अलावा जो वेरिएबल, क्लासेस, नेम स्पेसेस, नाम होते हैं इनके, वो आइडेंटिफायर भी कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने नाम को क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं क्लासेस को, वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर्स को, एरेज को, तो हम इस वजह से इनको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो मतलब जो नेम्स होते हैं मींस नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी क्लास, नेम ऑफ एनी नेम स्पेस, नेम ऑफ वेरिएबल, इट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट कर लेता हूँ, आइडेंटिफायर, नेम ऑफ एनी क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, स्ट्रक्चर is called identifier। तो ये जो मैंने ऊपर रूल लिखे हैं वो तमाम आइडेंटिफायर्स के लिए हैं, चाहे वो क्लास का नाम रखें या किसी भी का भी नाम रखें, तो बेसिकली उनके लिए ये रूल अप्लाई होंगे। वो जो आप केस सेंसिटिव का बता रहे हैं, हाँ, वो आया या तो ए छोटा होगा या आया ए बड़ा होगा। हाँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका वो वेरिएबल है, या तो वो ए बड़े से स्टार्ट होगा या छोटे से स्टार्ट होगा। नहीं, केस सेंसिटिव का मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर आपने वेरिएबल बनाया, आपने इंट ए, सपोज ये वेरिएबल है इंट ए, अब आप आगे जब यूज करोगे तो आप ए ही यूज करोगे, छोटा, आप कैपिटल ए नहीं यूज कर सकते। हाँ, कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हो, आपने ए वेरिएबल बनाया ना, अब पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ए छोटा यूज होगा, ए बड़ा यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये ए अलग वेरिएबल है। मतलब हम अगर कहें एंड ए, ये ए अलग वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, ये ए दूसरा वेरिएबल है। एक प्रोग्राम में छोटा चलेगा या बड़ा चलेगा? हाँ, बड़ा चलेगा। तो एक मतलब देखो यूज करने में, आपने अगर सपोज ए छोटा बनाया है तो आप आगे भी ए छोटा यूज करोगे, अगर बड़ा बना दिया तो बड़ा यूज करो, ठीक है। जो भी आप यानी लिखते हो, मिसाल के तौर पर आपने लिखा क्यों क्वांटिटी, अब आगे भी आपका क्वांटिटी क्यू कैपिटल होगा, अगर छोटा करेंगे तो एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर होगा, ठीक है। तो मतलब हम ये QTY अलग है और वो ऊपर वाला QTY अलग है। और सर फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरर का एम बड़ा रखा है, सॉरी छोटा रखा है, तो वो उसको भी बड़ा रखा सकते नहीं, आप अगर वेरिएबल आप बनाते हैं यूं, सपोज आप बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, उसी को बनाना है। अब ये देखो, अब ये पूरे एप्लीकेशन में आपका ये मैन्युफैक्चरर छोटे एम से यूज होगा, ठीक है। आप जैसे वेरिएबल बना रहे हो वैसा ही आप आगे यूज करोगे, मतलब वो फिक्स हो गया। हाँ, कैपिटल रखो, पूरा कैपिटल रखो, आपकी मर्जी है, पूरा सामान रखो, आपकी मर्जी है, या आप जो है वो सेंटेंस केस में रखो, आपकी मर्जी है, कैमल केस में रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो C# में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में आमतौर पे हम कैमल केस यूज करते हैं, ठीक है। कैमल केस का मतलब ये होता है, जैसे क्वांटिटी ऑफ आइटम, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बड़ा, तो ये कैमल केस कहलाता है। तो ये भी चलता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, कोई ये रूल नहीं है कि आप कैमल केस चलाओ या लोअर केस चलाओ या कैपिटल केस चलाओ, कोई भी केस चलाओ, लेकिन आगे भी आपका जैसे आपने नाम दिया वैसे यूज होगा, ठीक है। तो अब वेरिएबल जो डिक्लेरेशन है, हमने देखा कि वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं, और हमने ये भी देखा कि हमेशा वेरिएबल नेम जब आप दोगे तो आपको पहले डेटा टाइप देना होगा और फिर वेरिएबल्स की लिस्ट देनी होगी, या वेरिएबल का अगर एक बनाना है तो एक नाम देना होगा, ठीक है। तो जो है सेकंड लाइन में हमने लिखा है कि डेटा टाइप, एक डेटा टाइप हमने लिखा है, उसके ऊपर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। अब जहां पे वेरिएबल नेम 1 है, मतलब आप कोई भी इसकी जगह वेरिएबल का नाम देंगे, कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर वेरिएबल A B C
तो इसका पहले हम छोटा एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सपोज मैं स्टोर करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प इन विच एंटर टू वैल्यू। अब यूजर कैसे एंटर टू वैल्यू करेगा और देन कैलकुलेट देम, या देन यानी जो है वो रिजल्ट शुड बी, सपोज आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन दैट, सपोज यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन इज write a program in C sharp in which enter two values and suppose calculate their addition, suppose subtraction, division और मल्टीप्लीकेशन एंड सपोज मॉड्यूलस। अब ये आपको टास्क मिला, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टास्क। जाहिर सी बात है आपको कहा जाएगा यू मतलब यूजर शुड एंटर द वैल्यू, वेयर ही कैन एंटर वैल्यू, हाउ ही कैन एंटर वैल्यू। अब वेयर तो वेरिएबल और हाउ तो उसके एंटर। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि यूजर से एंटर कराना होता है, जो कि मोस्टली यूजर एंटर करता है, लेकिन कभी कभी हम फिक्स वैल्यू दे देते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी इन विच कैलकुलेट a प्लस बी वेयर a इज इक्वल 10 एंड b इज इक्वल 20। अभी हमें क्या मिला क्वेश्चन में, वैल्यू तो मिल गए। पहला जो मतलब क्वेश्चन है इसकी नोएस डिफरेंट है, इसमें हमें वैल्यू मिले हुए हैं। तो ये सपोज मेमोरी है, जब आप वेरिएबल बनाते हो, सपोज हमने लिखा इंट ए, हुआ क्या, चाहे वैल्यू दो या ना दो, लेकिन होगा क्या, मेमोरी में जाके एक रूम अलोकेट हो जाएगा, एक स्पेस अलोकेट हो जाएगा, एक जगह अलोकेट हो जाएगी, जिसको नाम वेरिएबल का होगा। इसको एड्रेस भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं सपोज दूसरा वेरिएबल बी, तो बी का वेरिएबल आपका यहाँ पे सपोज उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। अगर आप नहीं देंगे तो खाली जगह होगी, इसकी अलोकेटेड होगी। अगर आपने सपोज लिखा ए और प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ आपने लिखा सी इज इक्वल ए प्लस बी, सपोज आप लिखते सी इज इक्वल ए प्लस बी, इसको आपने लिखा ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने लिखा है 5 प्लस 10, और जो भी रिजल्ट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे वेरिएबल्स के स्ट्रक्चर है वेरिएबल का। हो गया सिस्टम आना आप लोगों में, अपडेट हो रहा है।
या तो किसी और पे बैठ जाए या उसके साथ ही बैठ जाए, यानी मतलब उसके स्क्रीन पे आप देख लें। सही है, ऑन हो गया वो सिस्टम जो है। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इनके थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन हमें मिलता है हम उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोग्राम बना है जिसमें ए और बी को कैलकुलेट करना है और ए और बी की एडिशन करनी है। ठीक है, और उनके वैल्यू भी असाइन किए हुए हैं। तो ये कैसे होगा, अब ये वैल्यू देखने किस किस्म के हैं, फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, इमेज है, क्या है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए डेटा, पहले वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, कोई भी नाम रख दे, सपोज ए। अब उसको वैल्यू उसने असाइन किया हुआ है तो हम भी असाइन कर लेते हैं, a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20। तो हम कामा देकर मतलब डायरेक्ट, अब इस लाइन में मैंने दो काम किए हैं, एक तो वेरिएबल बनाया, मीन्स हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी किए हैं और इनिशियलाइज भी किए कर चुके हैं। एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी हो सकती है और डिक्लेरेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इनको कैलकुलेट करते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन b इज इक्वल टू 10। ठीक है, राइट लाइन। अब हमारे पास क्या तरीका है, हम चाहते हैं पहले a का वैल्यू आना चाहिए, फिर b का, फिर a प्लस b का रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने कल सीखा था प्लेस होल्डर यूज होते हैं इनके लिए। पहले a, जैसे हम लिखते हैं a b और देन a प्लस b। अब a फर्स्ट है, इनके दरमियान प्लस आना चाहिए 1, फिर इज इक्वल देन ये मैं कंसोल डॉट रीड भी लिख देता हूं ताकि अगर आप F5 से आप इसको चलाएं तो आप इसको चला सकते हैं, यानी जल्दी एग्जिट नहीं हो जाएगा। आप इसको F5 प्रेस करें। अब a यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल 20, क्योंकि हमने दोनों को 10 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमें कह रहा है 10 और 20 वैल्यू दें, तो हम यहां पे इसको 20 दे देते हैं। अब जो भी वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करेगा। तो इसमें जो काम है वो क्या है कि हमने दो वेरिएबल बनाए और उनको कैलकुलेट किया है। ये वेरिएबल हमने दिए हैं, प्रोग्रामर ने दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब मोस्टली हम वैल्यू यूजर से लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो खुद एंटर करता है। ये हमने डायरेक्ट वैल्यू दिए हैं। अब वो भी तरीका बताता हूं कैसे होगा, लेकिन पहले मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल बताया कि जो है इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ये प्रोग्राम है बेसिकली, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम जो है अपने वेरिएबल की तरफ चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम इसके पढ़ लें। तो अब देखें, वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन। यहां पे मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूं कि वेरिएबल नेम क्या है और डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप इज ए वैलिड डेटा टाइप। अभी वैलिड डेटा टाइप क्या है, ये जो वैलिड डेटा टाइप है वो बहुत सारे हैं। इसमें C# में आपको बताता हूं कि वेरिएबल इंट भी वेरिएबल है और फ्लोट भी वेरिएबल भी है, डबल भी है, डेसिमल भी है, बुलियन भी है और मतलब काफी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, काफी डेटा टाइप हैं। ठीक है, डेटा टाइप है, नॉट वेरिएबल बट डेटा टाइप।
क्योंकि वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप यूज होता है। डेटा टाइप कौन सा होगा, ये बिल्ट इन है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कौन सी डेटा टाइप है। उसके बाद जो है, अगर आपने इनिशियलाइज कर देने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे हमने दो काम किए थे। इनिशियलाइज एक ही लाइन में हमने कर दिया था वेरिएबल को। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ये एक सिंटैक्स है, यानी एक तरीका है डिक्लेयरिंग वेरिएबल, यानी दिस इज द सिंटैक्स वन। सिंटैक्स वन, इस सिंटैक्स में वन में क्या करें, डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी शार्प। जस्ट ये डिक्लेयर ए वेरिएबल या डिक्लेयर वेरिएबल्स in C sharp. But there is a syntax 2, पहले variable name is a valid variable name। अब ये वैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा, जो आपने वेरिएबल के नाम के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वेरिएबल का नाम क्या है, वो वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड वेरिएबल नेम होगा। तो हमने एक सेंटेंस ये देखा कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आप उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकते हो। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स एट इन सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर आपने, अब ये कैसे होगा, वेरिएबल मिसाल के तौर पे डेटा टाइप पहले, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इज इक्वल इसका वैल्यू। मतलब एंगल ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं, मतलब ये यहां पे कोई भी आपका होगा, मतलब ये डैश है, मतलब यहां पे आपका कुछ आएगा। तो अच्छा, ये एक तरीका है कि आप सेम लाइन पे वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल हम आगे इनिशियलाइजिंग में डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है वैल्यू असाइन करने के लिए, और फिर हमने रूल्स देखे वेरिएबल डिक्लेयर करने के, और जो है ये तो था डिक्लेयर करना। अब हम आते हैं इनिशियलाइज करने पे कि आप इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। Initializing variables means assigning value to variable। तरीका क्या है, we can declare, we can initialize वेरिएबल एट द डिक्लेरेशन लाइन। जहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। वी कैन इनिशियलाइज वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन दो तरीके हैं। वी कैन असाइन डायरेक्ट वैल्यूज, वी कैन असाइन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स,
we can assign expressions also we can initialize वेरिएबल एट रन टाइम। रन टाइम क्या है? जब हम इसको चलाते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस किया या F5 प्रेस किया तो आपका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, फिर आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। यहां पे आप वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू देने को हम इनिशियलाइज कह रहे हैं। तो ये पॉइंट्स तो ज्यादा हो रही है मतलब, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इनमें। सिंपल मैंने लिखा है कि एक तो आपको बताया कि मैंने उसी लाइन पे वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आपने इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि यहां पे आप सेम लाइन पे वैल्यू दे सकते हो। दूसरा तरीका क्या है वो भी हम प्रैक्टिकल में आपको बताता जाता हूं। दूसरा तरीका क्या है, आप यहां पे वैल्यू ना दें, ऐसे वैल्यू ना दें, आप जस्ट आप इनको बनाएं वेरिएबल्स को और बाद में आप वैल्यू इनको दें, सपोज 10 और 20, रिजल्ट सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर एक लाइन में किए हैं और इनिशियलाइज और लाइन में किए हैं। मींस हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है और ये जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ये दोनों वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हैं। यहां पे मैंने कमेंट लगाया और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे मैं नीचे कमेंट लगाता हूं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो तरीका क्या है, आप उसी लाइन में दे दो वैल्यू या आप अलग अलग लाइंस पे दो। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा ली कि आप कैसे सेम लाइन पे आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हो। एंड वी कैन इनिशियलाइज वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, ये भी तरीका आ गया। लेकिन आफ्टर डिक्लेरेशन में मैंने काफी तरीके लिखे हैं। एक तरीका ये लिखा है कि हम डायरेक्ट असाइन डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन भी लिख लेता हूं, यानी डिक्लेरेशन के बाद हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं उनको। एंड आल्सो आफ्टर डिक्लेरेशन वी कैन असाइन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स, दूसरे वेरिएबल्स के वैल्यू भी दी जा सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है z, उसको आपने वैल्यू किसी और का देना है, z का दे देना है, मतलब a का दे देना है, तो आप ये भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास वेरिएबल सपोज c भी बना लेते हैं और z भी बना लेते हैं। अब आप z को असाइन कर रहे हो वैल्यू z इज इक्वल a, तो अब z का वैल्यू क्या होगा, जो भी a का वैल्यू होगा वही होगा। तो आप वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो। वेरिएबल असाइन करने का मतलब होता है कि वेरिएबल के वैल्यू उसमें आएंगे। तो हमने z को a असाइन किया है, मतलब हमने z को 10 वैल्यू दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्सेल में सेल होते हैं, पढ़ा है एक्सेल? हाँ, तो एक्सेल में सेल होते हैं, हर सेल का अपना नाम होता है, तो ये वेरिएबल भी आपके एक्सेल के वो नाम है। ठीक है, और सेल्स के आपके नाम होते हैं, उन नेम्स को आप यूज करते हो, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, वैल्यू डालते हैं, उसके बाद उनको कहीं भी आप रीयूज करते हो, फार्मूलाज में लेके जाते हो, और जब आप किसी सेल में वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक वहां पे आपका चेंज होता है। तो अच्छा, दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि वी कैन यूज असाइन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं z को c को a प्लस b का वैल्यू दे रहा हूं। अब ये a प्लस बी इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का मजमुआ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, मींस एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो ये हमने एक्सप्रेशन असाइन किया है। आमतौर पे एक्सप्रेशन कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी हमारा क्लियर हो गया। लेकिन हमने ये पॉइंट देखना है कि ये कैसे होगा, कि रन टाइम में यूजर दे। पहले हम इसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं
मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं अलग अलग डिस्प्ले कराता हूं। कंसोल डॉट राइट लाइन मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए। कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने आपको तरीका बताया था कि आप प्लस ए भी लिख सकते हो। प्लस ए अगर आप लिखते हो यहां पे तो आपको प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ बी इज, एक ही वैल्यू करा रहे हैं इसी लाइन में भी, बी वन वैल्यू ओनली। कंसोल और राइट लाइन द वैल्यू ऑफ z इज वन वैल्यू z का। कंसोल और राइट लाइन द वैल्यू ऑफ c इज कॉमा c। ठीक है, तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। द वन लाइन प्रोड्यूसेस रिजल्ट 10 रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, ये लाइन क्या प्रोड्यूस करेगी, रिजल्ट ऑफ बी क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है 20। ठीक है, अब जेड का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, सी का वैल्यू क्या है, मतलब 30। वेरी गुड। तो ये 10, 20, 10, 30 ये हमारे रिजल्ट होंगे। हम इसको कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और आप देखें रिजल्ट वही जो हमने कमेंट में लिखे हैं वही रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब रन टाइम इनिशियलाइज करना सीखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम प्रोग्राम 1 कंट्रोल, प्रोग्राम 2 में सपोज हमें ये कहा जा रहा है कि आप प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप अपना नाम एंटर करो और सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करो और आपका फुल नेम डिस्प्ले हो। सपोज ये भी हम एज अ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम in C# in which enter first name and last name and display full name। अब इंटर की जब बात आती है तो इंटर का मतलब होता है यूजर रन टाइम में एंटर करेगा। मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज आप सोर्स कोड में नहीं करोगे, आप कंपाइल टाइम में रन टाइम में करोगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन वैल्यू असाइन होंगे। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम का वैल्यू दो, फिर लास्ट नेम का वैल्यू देना चाहिए, दें तो फुल नेम डिस्प्ले हो, मतलब दोनों ऐड हो जाए, कॉन्केटिनेशन हो जाए। तो प्लस जो है ना वो दो काम करता है, एक एडिशन का काम करता है और ये कॉन्केटिनेशन का भी काम करता है। तो यहां पे ये कॉन्केटिनेशन का काम कैसे करेगा वो आप देख लें। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नेम कैसे यूजर एंटर करेगा, वैसे तो एंटर करेगा भी, कर भी सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनको बाद में आपको यूज कर सकें तो आप उनको पहले वेरिएबल में रखो, बाद में आप उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही आप लिख लो कंसोल डॉट रीड लाइन तो ये उठा लाएगा। मतलब एक इनपुट का फंक्शन है कंसोल डॉट रीड लाइन। यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग, क्योंकि वेरिएबल हमारा डेटा स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स का मजमुआ जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम का नाम हम लिख लेते हैं, एफ नेम लिख लेते हैं, या कोई भी ना एफ एन लिख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट नेम के लिए हम एफ एन बना लेते हैं या फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, और लास्ट नेम के लिए एल नेम लिख देते हैं। लेकिन हमें चाहिए फुल नेम। आपकी मर्जी है कि फुल नेम आप डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में फुल नेम की जरूरत भी नहीं है। कैसे,
सबसे पहले हम कहते हैं कि यूजर को पता चले कि भाई आपने क्या करना है। आपने करना यह है कि एंटर फर्स्ट नेम। आप जो ऑपरेटर आप इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेगा वो, यानी इस प्रोग्राम को जो ऑपरेट करेगा उसको कहा जाए एंटर फर्स्ट नेम। अब जाहिर सी बात है यूजर को कहा जाए यूजर लिखे। अब ये लिखेगा कैसे? आएगा तो वेरिएबल में, लेकिन आएगा कैसे? आएगा इस फंक्शन रीड लाइन, एक फंक्शन है जिसे हम स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। मगर कैसे? एफ नेम इज इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन, ऐसे। फर्स्ट नेम में लाइन रीड होगी और जो लाइन रीड होगी वो फर्स्ट नेम में असाइन होगी। सपोज हम फिर प्रॉम्प्ट करते हैं यूजर को, जब वो फर्स्ट नेम दे दे तो हम कहते हैं कि इंटर लास्ट नेम, इंटर लास्ट नेम, एल नेम इज इक्वल सेम कंसोल डॉट रीड लाइन। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ डिस्प्ले हो, हमें एक कहा जा रहा है कि फुल नेम डिस्प्ले हो, यानी ये दोनों मर्ज हो जाए, कंबाइन हो जाए। कंसोल डॉट राइट लाइन, फर्स्ट नेम, हम चाह रहे हैं थोड़ा स्पेस आ जाए, प्लस एल नेम। तो आप देखें वेरिएबल्स को कोटेशन मार्क में बंद नहीं किया जाता। दो चीजें हैं, एक नंबर और दूसरे वेरिएबल, इनको कभी भी कोटेशन मार्क में बंद नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी तमाम चीजें कोटेशन मार्क्स में बंद होंगी। जो कैरेक्टर होते हैं वो सिंगल कोट में बंद होते हैं और जो स्ट्रिंग है, अब ये देखें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, आ रहा है रिजल्ट, ओके। फर्स्ट नेम, सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं राशिद और एंटर करता हूं तो कह रहा है कि इंटर लास्ट नेम, मैंने लिखा अली। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा फुल नेम जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी तरीका है, आप यहां पे यूं ना लिखो, आप ये सेम काम आप एक वेरिएबल में भी कर सकते हो, यानी फुल नेम के लिए वेरिएबल बना लो और फिर इसको जब असाइन कर दो, अब जाहिर सी बात है आप यहां भी अगर फुल नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। आप पहले इनके वैल्यू दो, जब दे मतलब असाइन हो जाए तो आप इनको सपोज फर्स्ट फुल नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम, सपोज में जैसे मैंने कहा कि कॉन्केट हो और एल नेम, तो आप ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें आप दे सकते हैं फुल नेम में, जिसमें कॉन्केटिनेशन का हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब हम इसमें लिखते हैं फुल नेम इज 0 फुल नेम, ठीक है। तो हम लिखते हैं राशिद अली फुल नेम इज, अच्छा एक हमने गलती की हुई है, क्योंकि जब आप प्लस यूज करो तो आप ये यूज ना करो, ठीक है, यहां पे कामा यूज होगा। अब देखिए फर्स्ट नेम अब सही आ रहा है। तो आपके पास ये भी तरीका है, आप ऐसे भी इनको डिस्प्ले करा सकते हो। यहां आप ये ना लिखो, प्लेस होल्डर ना लिखो, अब क्या करना होगा, यहां पे प्लस देना होगा, ठीक है। यानी दोनों तरीके हैं डिस्प्ले कराने के। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। यानी ये प्रोग्रामर की मर्जी है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। फुल नेम के लिए कोई वेरिएबल बनाए, फुल नेम को डायरेक्ट डिस्प्ले करा दे, या फर्स्ट नेम भी डिस्प्ले कराए, लास्ट नेम भी डिस्प्ले कराए, उसके बाद फुल नेम डिस्प्ले कराए, तो भी मर्जी है। लेकिन हमने शॉर्ट लिखा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करा दिया, डायरेक्ट बस फुल नेम डिस्प्ले करा दिया। हमने ना फर्स्ट नेम नहीं बताया कि फर्स्ट नेम क्या एंटर हुआ है, लास्ट नेम क्या एंटर हुआ था, लेकिन हमने डायरेक्ट उनको मर्ज करके हमने कॉन्केट करा के डिस्प्ले करा दिया। अब देखें, ये तो
ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट हुआ, बहुत आसान प्रोग्राम था, आप कोई भी स्ट्रिंग ऐसे इनपुट करा सकते हो, आप अपना बायोडेटा इनपुट करा सकते हो। लेकिन जब नंबर्स की बात आती है तो थोड़ा डिफरेंट जो है हो जाता है। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प इन विच इंटर टू वैल्यू एंड कैलकुलेट देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, मीन सारे सारे जो है आपने काम करने हैं। यहां हम कहें कि सिंपल कैलकुलेशन है, सपोज राइट अ प्रोग्राम इन सी इन विच इंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। अब वेरिएबल के नाम भी बता दिए कि ए और बी के वैल्यू इंटर करो और देन कैलकुलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सपोज ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि मिसाल के तौर पे राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प इन विच इंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। अब ये नहीं कह रहा कि ए और बी के ये वैल्यू हैं, ये कह रहा है कि इंटर करो एंड देन कैलकुलेट सी इज इक्वल ए प्लस बी। अब सी इज इक्वल ए प्लस बी, अब ये सेम है, लेकिन जब नंबर्स की बात आती है और क्योंकि रीड लाइन ही इस्तेमाल होता है इंटर के लिए, तो रीड लाइन एक्सेप्ट स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना होगा, अगर आप देखें मैं पहले कर लेता हूं। जब मैं अगर इंट ए लिखता हूं, इंट बी लिखता हूं, ए इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगा, तो ए एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये एरर दे देगा कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, ये एक एरर आ रहा है इसमें, रेड में भी अंडरलाइन भी नजर आ रहा होगा आपको कि बेसिकली एरर दे रहा है। तो तरीका क्या है, आपने क्या करना है कि आपने यहां पे इसको कन्वर्ट करके देना है। आप इसको क्या करो, जो ये है इसको इंटीजर में पास करा के दो। इसके लिए हमारे पास जो है वो है इंट। अब ये इंट जो इंटीजर है ना वो इंट 32 है बेसिकली। इनके कॉन्सेप्ट में आगे आपको बताऊंगा इंट 32 क्या है, इंट 16 क्या है, इंट 64 क्या है। बहरहाल एट दिस टाइम जस्ट हम कन्वर्ट करते हैं 32 डॉट पास। पार्स मतलब इंट में कन्वर्ट करो जो भी रीड लाइन का इनपुट है, यानी कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन से जो इनपुट आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। ठीक है, सपोज हम चाह रहे हैं कि यूजर को भी प्रॉम्प्ट हो कि क्या करना है उससे, इंटर वैल्यू फॉर ए के लिए वैल्यू इंटर करो, कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन, इंटर वैल्यू फॉर बी और बी इज इक्वल इंट 32 डॉट सेम पार्स, और ये जो फंक्शन था रीड लाइन का इसमें पास कर देना है हमें, रीड लाइन सेमीकोलन। अब हम इसको जाहिर सी बात है वैल्यू तो इंटर होंगे, अब हम डिस्प्ले करा रहे हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, सी इज इक्वल ए प्लस बी, सी इज इक्वल ए प्लस बी सेमीकोलन। अब हम इसको सी को डिस्प्ले कराते हैं, या हम चाहें तो तमाम वैल्यू मतलब 0 ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू इज इक्वल सपोज सी का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू बी एंड देन सी। सपोज हम इंटर करते 2 एंड 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल 7। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व हुआ।
ठीक है, तो ये थे बेसिकली इनिशियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऐसे वैल्यू इनिशियल। अब जाहिर सी बात ये जो है प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम इन सी शार्प इन विच इंटर टू वैल्यू एंड कैलकुलेट देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। इसमें वेरिएबल के नाम नहीं बता रहा, मतलब हम कोई भी वेरिएबल के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उनकी तमाम जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये सेम है प्रोग्राम। आप चाहें तो वेरिएबल के सेम नाम रखें, चाहें तो डिफरेंट कर दें, लेकिन ये सिर्फ एडिशन नहीं कह रहा, ये कह रहा है एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हो। तो हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। कैसे करते हैं? हमें सिर्फ सी का वेरिएबल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हम डायरेक्ट करते थे, क्योंकि सी का अगर हम यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन में लिखनी पड़ेगी, तो हम चाह रहे हैं डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखते हैं। तो राइट लाइन मेथड में हम अपने एक्सप्रेशन लिखेंगे। सपोज सबसे पहले हम एडिशन का लिखते हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि डू एडिशन, डिस्प्ले एडिशन, एडिशन के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन कोटेशन मार्क में हम चाहते हैं सपोज ए का वैल्यू भी डिस्प्ले हो, प्लस का साइन भी डिस्प्ले हो, फिर 1 का डिस्प्ले हो, बी का डिस्प्ले हो, फिर ए प्लस बी हो, कामा ए का वैल्यू, फिर बी का, फिर इनकी एडिशन। अब यही आपका रिपीट होगा तमाम ऑपरेशंस के लिए। ये एडिशन ऑपरेशन है, इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। जस्ट हम साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये साइन लाजमी नहीं है, लेकिन ये हम शो करा रहे हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे प्रोग्राम में बेसिकली कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से हम साइंस दे रहे हैं। राइट लाइन में लिखा है प्लस माइनस, सपोज मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंट कर लेते हैं, और यही साइंस हम यहां पे यूज करेंगे। प्लस का यूज कर चुके हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंट। सपोज कोई भी वैल्यू मिसाल की तो 10 एंड 2, 10 प्लस 2 इज इक्वल 12, 10 माइनस 2 इज इक्वल 8, 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 20, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 5, 10% 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो तमाम जो हमारे मैथमेटिक के ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म हो गए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं इनको नंबर देता हूं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, क्वेश्चन नंबर 4 ये था। यानी 5 प्रोग्राम्स हो गए। तो अगर हम इसको ओवरव्यू ले लेक्चर का, तो हमने जो चीजें देखी, हमने देखा कि वेरिएबल कैसे बनेगा, वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल इज अ नेम वेयर वी कैन स्टोर वैल्यू। ये डेफिनेशन है इसकी। वेरिएबल एक नाम होता है जहां पे आपका वैल्यू स्टोर होता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसको वैल्यू दिया जाता है। डिक्लेयर वेरिएबल को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं या क्रिएटिंग वेरिएबल, और जो वैल्यू असाइन किया जाता है उसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि इनिशियलाइजेशन जब आप करते हैं तो आप उसको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, उसी वक्त ही दे दें, या आप डिक्लेयर करके बाद में आप वैल्यू देते रहें जहां पे आपको जरूरत पड़े, या आप वैल्यू वेरिएबल में दें आफ्टर एग्जीक्यूशन। वहां पे हमने देखा कि जो रीड लाइन था वो इनपुट फंक्शन था, वो एक सोर्स था, वो एक जरिया था इनपुट लेने का, यूजर से इनपुट लेने का। हम कह सकते थे कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रहा है, लेकिन किसके जरिए, रीड लाइन के जरिए स्टोर किया हमने। ठीक है, तो एक तरीका हमने सीखा कि हम यानी रीड लाइन एक सोर्स था
जहां से हमने वैल्यू इसमें पास किया। तो वेरिएबल में वैल्यू आएगी कहां से? देयर आर मेनी मीडियाज या प्लेसेस फ्रॉम व्हिच ये वैल्यू कैन कम। वेरिएबल में वैल्यू नेटवर्क से आ सकता है, वेरिएबल में वैल्यू आपके डेटा बेसिस से आ सकता है, वेरिएबल में वैल्यू आपके वेट से आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल में मतलब वैल्यू जो है आपके काफी पोर्ट्स होते हैं, काफी तरीके होते हैं जिनमें हम वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, सपोज हम पढ़ रहे हैं वेब की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं सपोज, तो जाहिर बात आपकी वेबसाइट होंगी, वेब एप्लीकेशन होंगी, वहां से आपके वैल्यू आ रहे होंगे वेरिएबल में, और वहां पे वैल्यू जाएंगे भी तो वेरिएबल के जाएंगे। मतलब सपोज आप डेटाबेस में अपना रिकॉर्ड भेज रहे हो कि भाई अपना मतलब कोई शॉप है आपका, उसका आपने भाई एंट्री कर रहे हैं आपके भाई ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसका रेट है, ये उसकी क्वांटिटी है, और मिसाल के तौर पे इतना ये इसका सेल है या वगैरह आपने एंट्री की। तो आपने वेरिएबल में दिए सारे वैल्यू उनके, मतलब पूरा जो डेटा था वो आपने वेरिएबल्स में टाइप किया, फिर वो वेरिएबल का डेटा जो है आपका डेटाबेस में जाएगा, वही आपके वेबसाइट में जाएगा, वही आपका मुख्तलिफ जो है मीडिया में जाएगा, आपके फाइल्स में जाएगा, ठीक है। तो आपका वेरिएबल का डेटा आपके फाइल भी सेव हो सकता है। सपोज आप चाह रहे हैं कि मैं फाइलिंग करूं, तो आपके फाइल में आप वेरिएबल में आपके इमेजेस भी स्टोर होंगे। वेरिएबल में मतलब आपके बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, लेकिन वो तरीके होते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो वेरिएबल इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी आप लैंग्वेज सीखेंगे कंप्यूटर की, तो उसमें वेरिएबल लाजमी होता है।